what we are going to cover in this particular unit. ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है कि वी हैव हायर लेवल ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, हमारे अंदर एक हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग होती है जिसको बोलते हैं ना, हॉट्स बोलते हैं शॉर्ट में, हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो उसमें क्या होता है कि हायर लेवल ऑफ थिंकिंग एबिलिटी में हम चीजें क्रिएट कर पाते हैं। दैट इज वाई क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें सिर्फ हम कर पाते हैं, ह्यूमन स्पीशीज के अंदर ये मिलता है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल्स एंड एनी अदर स्पीशीज। और इस चीज के लिए स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें बहुत एक्सपोजर होता है, नॉलेज होती है, वही इन्फॉर्मेशन जो हमने स्टोर करी है, वी यूज दैट इन्फॉर्मेशन ओनली टू क्रिएट समथिंग, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो अब यही चीज हम कैसे करते हैं, यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन हम कैसे क्रिएटिव होते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्लेन मीनिंग, एस्पेक्ट्स एंड स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, डिस्क्राइब द टेस्ट टू मेजर क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन स्टेजेस एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्टार्ट करते हैं क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी इज द मोस्ट एडवांस थॉट प्रोसेस है। क्यों मोस्ट एडवांस क्यों है? क्योंकि ये कॉमन नहीं है, इसमें आपको नॉवल आइडियाज सोचने होते हैं। वेरी नॉवल मीन्स कोई न्यू चीज, कोई नई चीज जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को रेलेवेंट हो, इसीलिए इसको बहुत एडवांस्ड थॉट प्रोसेस माना जाता है। और इसको इंटेलिजेंस से कई बार डिफर भी किया जाता है, या फिर कई बार इसको बोला जाता है कि वो पैरेलली सेम चलता है इंटेलिजेंस के साथ। सम पीपल से कि इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंट होगा वो क्रिएटिव भी होगा। सम पीपल से कि क्रिएटिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस। तो उससे बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है क्रिएटिविटी को कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या फर्क है। दोनों ही कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, दोनों ही हायर लेवल फंक्शंस करते हैं, और दोनों का ही इफेक्ट हमारे बिहेवियर पे, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में पड़ता है। तो इंस्टेड इट इज कंसर्न विद अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ मोटिवेशनल कंडीशंस, पर्सनालिटी फैक्टर्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस, चांस फैक्टर, ये सारी चीजें हैं जो हमारे इंटेलिजेंस और हमारी क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वी आर मोर कंसर्न विद दोज फैक्टर्स, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये पर्टिकुलर डिफरेंस आ जाता है। नाउ मीनिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मीनिंग जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि टू थिंक अबाउट नॉवल आइडियाज, अनकॉमन आइडियाज। तो क्रिएटिविटी एक गोल डायरेक्टेड थिंकिंग है विच इज अनयूजुअल। अनयूजुअल मीन्स विच इज नॉट नॉर्मल, विच इज नॉट कॉमन। नॉवल इज न्यू, न्यू है, यूजफुल है, लेकिन इसके साथ, न्यू के साथ साथ यूजफुल भी होनी चाहिए। कोई ऐसी न्यू चीज आपने क्रिएट करी लेकिन वो किसी का काम नहीं आ रही, वो यूजलेस है, उसका किसी का गोल पूरा नहीं हो रहा है उसको यूज करके, तो देन दैट क्रिएटिविटी इज नॉट रिक्वायर्ड। क्रिएटिविटी जो है एक तरीके से हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेस रही है। वी ऑल हैव इवॉल्व बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी ओनली। जितनी भी एडवांसमेंट शुरू से होती आ रही है, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, तो वो सिर्फ एक क्रिएटिविटी की वजह से हो पाई है। कैसे स्टोन एज से धीरे धीरे स्टोन्स को यूज करके उसके बाद उन्होंने यूटेंसिल्स, कॉपर्स वगैरह का यूज करना शुरू किया, देन गोल्ड, ऐसे करते करते जो भी एडवांसमेंट हुई है हमारी सिविलाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन का आना, टेक्नोलॉजी का आना, वो सब क्रिएटिविटी की वजह से ही है। तो इंटेलिजेंस एज वेल एज क्रिएटिविटी दोनों का मिक्सचर है। जैसे आपने सुने होंगे नाम मोनालिसा पेंटिंग का, और जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं, लॉज ऑफ मोशन है, तो जितने भी ये सब आइडियाज हैं, ये इन सब चीजों ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक तरीके से बिल्कुल चेंज कर दिया है, एकदम एडवांस्ड हो गई है। क्योंकि वो जो साइंटिफिक क्रिएटिविटी और जो और चीजों में आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है, इन सब की वजह से इतना ज्यादा चेंज आया है, इतनी एडवांसमेंट आई है, इतनी क्रिएटिविटी जो है उस वजह से। न्यूवेल, शॉ एंड साइमन हैव एक्सप्लेन्ड द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। नेचर ऑफ क्रिएटिविटी को उन्होंने 4 क्राइटेरिया में डिस्क्राइब किया है। एक तो नोवेल्टी एंड यूजफुलनेस, कि कुछ नया होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए। रिजेक्ट्स प्रीवियसली एक्सेप्टेड आइडियाज, अगर कोई प्रीवियसली कोई आइडिया एक्सेप्टेड है उसको रिजेक्ट करके नया आइडिया लेके आता है कोई, तो वो क्रिएटिविटी होती है। रिक्वायर्स इंटेंस मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस। इंटेंस मोटिवेशन चाहिए कुछ भी नया और यूजफुल क्रिएट करने के लिए। बिना मोटिवेशन के आप नया नहीं क्रिएट कर सकते। परसिस्टेंस चाहिए, आपको डेडिकेशन चाहिए, उस पर लगातार आपको काम करना पड़ता है। रिजल्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग द अनक्लियर सिचुएशन इन कोहेरेंट, क्लियर एंड न्यू वे। तो जो भी सिचुएशन है जहां पे आप फंस गए हो, जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या सॉल्यूशन है, कुछ नया चाहिए, वहां पे कोई नई चीज चाहिए, उसको, उस अनक्लियर सिचुएशन को ऑर्गेनाइज करना ज्यादा क्लैरिटी से, उस केस में क्रिएटिविटी आती है। स्टर्नबर्ग हैव रिपोर्टेड 5 कॉमनैलिटीज इन द रिसर्च ऑफ क्रिएटिविटी। उन्होंने, स्टर्नबर्ग ने बोला है कि 5 कॉमनैलिटीज हैं क्रिएटिविटी की रिसर्च जब हम करते हैं। कॉमनैलिटीज मींस क्या चीजें कॉमनली क्रिएटिविटी के साथ जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स थिंकिंग। ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिएटिविटी एक थॉट प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग। और वो थिंकिंग क्यों करते हैं? बिकॉज इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग आइडियाज। तो हम अपने अंदर थिंकिंग करते हैं क्योंकि हम आइडियाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ नए आइडियाज, प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं विच आर रिलेटिवली नॉवल, जो थोड़े से नए हो, थोड़े से एडवांस हो, तो उसको क्रिएटिविटी। और कंपेलिंग हो, जो लोगों को मतलब कंपेल करें उस चीज को यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हैज सम डोमेन स्पेसिफिक एंड डोमेन जर्नल एलिमेंट्स। तो डोमेन स्पेसिफिक मींस कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें जो उस पर्टिकुलर नॉलेज को यूज करती हैं, जो स्पेसिफिक नॉलेज है, और कुछ ऐसी जर्नल चीजें हैं जो कि एक जर्नल नॉलेज को यूज करती है। तो इसमें एक डोमेन स्पेसिफिक और डोमेन जर्नल एलिमेंट होता है, इन द सेंस इट नीड्स सम स्पेसिफिक नॉलेज, बट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी दैट कट अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स। तो जैसे वो था ना जी फैक्टर और एस फैक्टर, उसी की बात हो रही है कि आप एक पर्टिकुलर एक फील्ड में, जिसकी फील्ड में आप क्रिएटिविटी के लिए, जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसको अपनी फील्ड की एक स्पेसिफिक नॉलेज तो चाहिए कुछ क्रिएट करने के लिए, बस साथ में उसको एक जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए जो उसके हर काम में, काम जो भी वो कर रहा है क्रिएट करने के लिए, उसमें उसको चाहिए। क्रिएटिविटी मेजरेबल है एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक इसको मेजर किया जा सकता है कि कौन कितना क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप एंड प्रमोटेड। क्रिएटिविटी डेवलप की जा सकती है, बचपन से अगर कोई क्रिएटिव नहीं है तो वो धीरे धीरे अपने आप को क्रिएटिव बना सकता है। क्रिएटिविटी इज नॉट हाईली रिवॉर्डेड इन प्रैक्टिस एज इट इज सपोज टू बी इन थ्योरी।
तो कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी जो है इतना ज़्यादा हाईली रिवॉर्डेड नहीं है इन प्रैक्टिस, मतलब कि इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी की जो है इंपॉर्टेंस नहीं इतनी ज़्यादा, मतलब कि रिवॉर्ड करना किसी को, मतलब किसी की टैलेंट के लिए किसी को रिवॉर्ड देना, उस टाइप से क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा रिवॉर्डेड नहीं है जितना कि थ्योरी में हम पढ़ते हैं। इन्होंने डेफिनेशन भी दी है, स्टर्नबर्ग एंड ल्यूबर्ट ने डिफाइन क्रिएटिविटी एज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्क दैट इज बोथ नॉवल एंड एप्रोप्रिएट। तो कोई ऐसा काम करना जो नॉवल हो, नॉवल का मतलब नया, ओरिजिनल, अनएक्सपेक्टेड, और एप्रोप्रिएट हो, मतलब यूजफुल होना चाहिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां जिस टाइम पे आप वो चीज क्रिएट कर रहे हो। एक और डेफिनेशन है रनको की 2007 की, दैट डेफिनेशंस ऑफ क्रिएटिविटी एज इन्वॉल्विंग सर्टेन इन्वॉल्विंग द क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू एंड यूजफुल। तो हर डेफिनेशन में आप देख रहे हो कि वो कुछ क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जो न्यू होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए, ठीक है। एंड देन he thought that creative thinking did not essentially require tangible creative products। ये चीज भी समझनी जरूरी है कि क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा कुछ टेंजिबल ही बनाओ। टेंजिबल मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप देख सकते हो या जिसको आप छू सकते हो। क्रिएटिव का मतलब ये भी हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिव पॉलिसी बना रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज बता रहे हो। इनटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स भी हो सकती हैं क्रिएटिविटी में। स्टडीज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अब ये कैसे होती है क्रिएटिव थिंकिंग, इसके पीछे क्या प्रोसेस है, ये सब समझने की हमने कोशिश की है। तो पहले तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इज थॉट टू हैव फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी के। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज इमेजिनेटिव इन्वॉल्विंग इमेजिनेशन, क्योंकि हम इमेजिन करते हैं, क्योंकि क्रिएटिव जब हम करना चाहते हैं तो हम कुछ इमेजिन अपने माइंड में सोचते हैं, कुछ नया इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, कुछ ओरिजिनल बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा है इट इज पर्पसफुल, किसी पर्पस के लिए होता है जिससे हमारा कोई काम पूरा हो सके, तो दैट मीन्स यू आर पुटिंग योर इमेजिनेशन इनटू एन एक्शन। थर्ड, इट प्रोड्यूसेस समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल बनाना है इन रिलेशन टू वंस प्रीवियस वर्क। आपका जो पुराना काम है या पुराना जो भी एक्सपीरियंस है उसके रिलेशन में कुछ नया आप करना चाहते हो अपने पर्टिकुलर फील्ड में, या किसी और का काम देख के आपको लगता है कि आपको उसको और बेटर करना चाहिए, तो ये कुछ नया बनाने का वो होता है, प्रोसेस होता है। इट हैज वैल्यू इन रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव इट वाज अप्लाइड। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द जनरेशन ऑफ आइडियाज बट आल्सो इवैल्यूएशन ऑफ देम, डिसाइडिंग व्हिच वन इज द मोस्ट एडिक्वेट। तो इसमें क्या है कि एक तो ये चीज ये कह रहे हैं कि जो क्रिएटिविटी है उसको आपने जनरेशन ऑफ आइडियाज तो है, प्लस उसको इवैल्यूएट भी करना है कि आपने जो भी सोचा है वो कितना यूजफुल रहेगा। और अगर आपको लगता है जैसे बहुत सारी चीजें आपको लग रही हैं कि आप ये भी कर सकते हो, बहुत सारे यू आर थिंकिंग ऑफ लॉट ऑफ आइडियाज, न्यू आइडियाज, तो विच वन इज द बेटर, विच वन इज द बेस्ट, उसमें ये भी सोचना है कि कौन सा सबसे एडिक्वेट रहेगा। यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस भी दी हुई हैं क्रिएटिविटी की। नॉवेल्टी एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ दीज इंटरप्रिटेशन नीड नॉट रिक्वायर टू बी ओरिजिनल टू अदर्स। इंडीड जजमेंट ऑफ नॉवेल्टी एंड मीनिंगफुलनेस दैट्स कॉन्स्टिट्यूट क्रिएटिविटी इज इंट्रापर्सनल जजमेंट। दिस इंट्रापर्सनल जजमेंट इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस क्रिएटिविटी फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम कोई अगर कोई नई चीज क्रिएट करता है वो कितना नया है, कितना मीनिंगफुल है, इसके लिए एक जजमेंट चाहिए होती है, और वो जजमेंट के लिए हमें इंट्रापर्सनल जजमेंट करनी पड़ती है। इंट्रापर्सनल मींस टॉकिंग टू वन सेल्फ। इंट्रापर्सनल से इंटरपर्सनल क्या होता है, जब हम दूसरे लोगों के साथ करते हैं। इंट्रापर्सनल मींस यू आर जजिंग योरसेल्फ, अपने आप आपको जज करना पड़ता है कि वो जो आप आइडिया सोच रहे हो या जो आप नया प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हो वो कितना नॉवल है, कितना न्यू है और कितना मीनिंगफुल है। तो दैट जजमेंट यू हैव टू मेक। These are two types of creativity, little c for everyday creativity, big C और eminent creativity। अब इन्होंने creativity को दो टाइप्स में कर दिया है। little c means creativity जो है मतलब जो हमें everyday अपने डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे which type of food to make today, कुछ इस तरह की डेली ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हमें रोज कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़ता है, उस टाइप की क्रिएटिविटी को हम लिटिल सी क्रिएटिविटी बोलते हैं। जो बिग सी दैट इज बहुत बड़ी कोई काम किया है आपने, बहुत बड़ा क्रिएटिव काम किया है। नाउ इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। कॉन्फ्लुएंस का मतलब है क्या चीजें मिलकर क्रिएटिविटी बनती है। तो यहाँ पे स्टर्नबर्ग ने एक थ्योरी बताई है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी टू अंडरस्टैंड क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी को समझने के लिए। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 6 ऐसे अलग अलग चीजें हैं जो हमें चाहिए अगर हमें क्रिएटिव होना है। एंड दो 6 डिस्टिंक्ट इंटर रिलेटेड रिसोर्सेज आर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, नॉलेज, स्टाइल ऑफ थिंकिंग, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, एनवायरमेंट। तो ये बोल रहे हैं स्टर्नबर्ग के इफ यू आर क्रिएटिव तो आपको ये 6 चीजें एक पर्टिकुलर एक तरीके से उसके अंदर मिक्स मिलती हैं अगर कोई बहुत क्रिएटिव पर्सन होता है। तो पहला जैसे कि इंटेलेक्चुअल स्किल की इन्होंने बात की है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स में 3 टाइप के इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं। एक है द सिंथेटिक स्किल टू सी प्रॉब्लम्स इन न्यू वेज एंड टू एस्केप द बाउंड्स ऑफ कन्वेंशनल थिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिंथेटिक स्किल टू सी प्रॉब्लम इन न्यू वेज, प्रॉब्लम को नए तरीके से देखना, जैसे नॉर्मली सब देखते हैं वैसे ना देख के उसको नए तरीके से देखना है, नए पर्सपेक्टिव से देखना और नए तरीके से सोचना, उसको कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का अगर आप कोई नया तरीका सोच पाते हो तो वो आपका एक इंटेलेक्चुअल स्किल है। सेकंड इज एनालिटिक स्किल टू रिकॉग्नाइज विच ऑफ दीज वन आइडियाज आर वर्थ परसुइंग। एनालिटिक स्किल किस लिए, क्योंकि आपको अगर लगता है कि एक प्रॉब्लम है जो 2-3 तरीके से सॉल्व हो सकती है तो उसमें से बेस्ट कौन सा ठीक रहेगा उसको एनालाइज कर पाना, दैट इज एनालिटिक स्किल। तीसरा है द प्रैक्टिकल स्किल, द प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल स्किल टू नो हाउ टू परसुएड अदर्स ऑफ। तो अब इसमें क्या है, तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सपोज आपको कोई आइडिया आ भी गया, आप वो करना भी चाहते हो अप्लाई, कोई कोई ऐसा आइडिया है जो आपको लगता है कि थोड़ा रिस्की है लेकिन वो करोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपने कोई क्रिएटिव, अब कोई नई चीज जब हम करते हैं ना तो बाकी लोग जो कॉमनली जिन्होंने वो चीज नहीं देखी है, जिनके लिए नहीं है, वो उस चीज के लिए मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये पहली बार ऐसे करेंगे तो फेल हो जाएंगे और इसका कुछ पता नहीं है क्या रिजल्ट आएगा।
तो प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल स्किल क्या है, दूसरों को आपने कैसे परसुएड करना है कि वो जो आपका आइडिया है वो बिल्कुल भी खराब नहीं है। जैसे कंपनीज में होता है ना, लोगों को नए प्रोडक्ट्स और नई चीजें इन्वेंट करने के लिए आइडियाज बहुत सोचने पड़ते हैं। उस केस में कई बार क्या होता है कि जब वो कोई पर्सन है, कोई सोचता है, तो उसकी उस आइडिया को अप्रूवल नहीं मिलती, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये नहीं चल पाएगा। तो आपने अपने आइडिया को कैसे सेल करना है दूसरों को, उसकी भी स्किल होनी चाहिए, ताकि उस चीज को आप आगे परस्यू कर सको। एंड दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल एंड कॉन्टेक्चुअल स्किल। Analytical skills used in the absence of other two skills results in powerful critical but not creative thinking. अब जैसे एनालिटिकल स्किल हम सब में होती है, लेकिन जरूरी नहीं है ना सब में क्रिएटिव स्किल्स भी हो। अब हम खाली एनालिटिकल हैं लेकिन क्रिएटिव नहीं है, तो हम क्या होंगे, हम खाली एक क्रिटिक बन के रह जाएंगे। हम खाली दूसरों को क्रिटिसाइज कर पाएंगे, अपने आइडियाज को एनालाइज करेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए एनालिटिकल स्किल सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा। ऐसे अगर सिंथेटिक स्किल्स हैं लेकिन बाकी दोनों स्किल्स नहीं है, तो क्या होगा, हम आइडियाज तो बहुत सोच लेंगे लेकिन हम उसको स्क्रूटिनाइज नहीं कर पाएंगे, उसमें से हम बेस्ट ऑप्शन नहीं ढूंढ पाएंगे और ना ही हम दूसरों को परसुएट कर पाएंगे। और इसलिए सिर्फ सिंथेटिक स्किल होने का भी कोई फायदा नहीं है। और लास्ट में ये है कि अगर प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल स्किल इन द एब्सेंस ऑफ अदर टू स्किल्स, मान लीजिए हमने सिर्फ प्रैक्टिकल और हम दूसरों को परसुएट करना बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है कोई अच्छा, तो कोई हमारी बात को मान के भी क्या करेगा, उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। इसलिए इंटेलेक्चुअल स्किल में ये तीनों चीजें एक साथ होनी जरूरी है। सिंथेटिक स्किल मतलब कि कोई नया आइडिया सोच पाना, नए तरीके से प्रॉब्लम को सोच पाना, ना कि कन्वेंशनल तरीके से जैसी वो होती आ रही है सॉल्व। दूसरा एनालिटिकल स्किल्स कि आपको जो आइडिया आ रहा है उसको एनालाइज कर पाना कि वो कितना ज्यादा बेटर है। तीसरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल स्किल मतलब आप दूसरों को परसुएट कर पाओ। ये थी पहली चीज जो हमने इसमें 6 में से देखी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में से। दूसरी चीज है नॉलेज। नॉलेज मतलब जैसे अगर आपको कुछ क्रिएटिव सोचना है तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज तो होनी जरूरी है ना। आप सडनली कोई नई चीज सीखे तो आप क्रिएटिव हो नहीं सकते। आपने पहले कोई चीज सीखी हुई है, आपको उसको बेसिक नॉलेज है, तभी आप उसके आगे फर्दर बियॉन्ड क्रिएटिविटी कर सकते हो। सो वन नीड्स टू नो इनफ अबाउट अ फील्ड। अपनी फील्ड के बारे में कुछ इनफ पता हो तभी आप उसके बियॉन्ड जा सकते हो। नॉलेज अबाउट अ फील्ड कैन रिजल्ट इन अ क्लोज्ड एंड एंट्रेंच पर्सपेक्टिव रिजल्टिंग इन पर्सन नॉट मूविंग बियॉन्ड द वे इन विच ही और शी हैज सीन प्रॉब्लम्स इन द पास्ट। अब इसमें दो एस्पेक्ट्स बताए हैं नॉलेज के। एक तो ये कह रहे हैं ऑन दी वन हैंड एक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर आपने कुछ क्रिएटिव सोचना है तो एक बेसिक नॉलेज आपको होनी जरूरी है, तभी आप उसके आगे क्रिएटिव सोच सकते हो। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि नॉलेज ही रोकती है क्रिएटिव होने के लिए, क्योंकि नॉलेज कई बार इतने ज्यादा लोग उसको सीरियसली उस नॉलेज को उनके पर्सपेक्टिव बदल देती है वो नॉलेज इतना ज्यादा कि उसके आगे कोई सोच ही नहीं पाता है। तो नॉलेज का एक बैलेंस वे में होना बहुत जरूरी है। उतना नॉलेज जितना आपको आगे क्रिएट करने दे, और इतना ज्यादा भी ना हो कि इतनी ज्यादा रिजिड नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए कि आप उसके आगे सोच ही ना पाओ। तो जैसे अगर हम कोई साइंटिफिक फैक्ट सुनते हैं, कोई भी नॉर्मल सा फैक्ट, हमने ग्रेविटी के बारे में कुछ भी सुना है, हम उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारी नॉलेज वहीं तक रिजिड ही रह गई है। लेकिन उस नॉलेज को आगे किस तरीके से लेके जाना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। थर्ड इज थिंकिंग स्टाइल। अब थिंकिंग स्टाइल किस तरीके का है उस पर भी क्रिएटिविटी बहुत डिपेंड करती है। जैसे कि देयर इज अ लेजिस्लेटिव स्टाइल इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी, दैट इज प्रेफरेंस फॉर थिंकिंग एंड डिसीजन एंड अ डिसीजन टू थिंक इन न्यू वेज। सो लेजिस्लेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग क्या है कि हम नया सोचना चाहते हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं नई तरीके से। कुछ लोग होंगे, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं, वो बहुत अपने ही पर्टिकुलर उसमें एडमेंट रहते हैं कि जैसा हम कर रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, हम अपना तरीका चेंज नहीं करेंगे काम करने का। वो अगर स्टाइल ऑफ थिंकिंग अगर वैसा है तो बहुत मुश्किल है क्रिएटिविटी आनी। अगर आपका लेजिस्लेटिव स्टाइल है दैट मींस यू आर ओपन अबाउट न्यू थिंग्स, यू आर ओपन टू यूज न्यू थिंग्स, आप नया ट्राई करने के लिए ओपन हो, तो आप कुछ नया सोच भी सकते हो, नया डिसाइड भी कर सकते हो, और उसी से आपको एक प्रेफरेंस भी आती है कुछ नया क्रिएट करने की। समवन may like to think along new lines but not think well or vice versa. It also helps to become major creative thinking. तो लोग होते हैं जो नया सोचने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को क्रिएटिव थिंकर बनने में कुछ हेल्प मिलती है। इफ वन इज एबल टू थिंक ग्लोबली एज वेल एज लोकली, डिस्टिंग्विश द फॉरेस्ट फ्रॉम द ट्रीज एंड देयर बाय रिकॉग्नाइजिंग विच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड विच आर नॉट। तो जो लोग की थिंकिंग ऐसी होती है जो ग्लोबली भी सोच पाते हैं, लोकली भी। ग्लोबली एंड लोकली मतलब ऐसी चीज भी सोच पाए जो सबके काम आएगी, और लोकली मीन्स ऐसा भी जो प्रेजेंटली उसकी जो सिचुएशन में चाहिए। तो समथिंग विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड समथिंग विच इज लोकली रिक्वायर्ड, इस तरह की थिंकिंग अगर है तो ही एक पर्सन जो है वो आगे कुछ क्रिएटिव सोच सकता है। तो थिंकिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स भी कुछ होते हैं, जैसे कईयों की पर्सनालिटी होती है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एफिकेसी कम होती है। ये सब पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो आपकी क्रिएटिव फंक्शनिंग पे इफेक्ट करते हैं। दैट इज विलिंगनेस टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप विलिंग हो उस चीज को पूरा ओवरकम करने के लिए, आप सोचना चाहते हो कि मैं किसी भी तरीके को इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। विलिंगनेस टू टेक सेंसिबल रिस्क, रिस्क लेने के लिए तैयार हो। विलिंगनेस टू टॉलरेट एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मींस काम करते करते बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उसको टॉलरेट करने के लिए तैयार हो। एंड यू हैव सेल्फ एफिकेसी, को पता है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम कर लूंगा। सो वो चीज एक पर्सनालिटी में होनी जरूरी है। So one has to be willing to stand up to the conventions if one wants to think and act in a creative way. तो पुराने तरीकों के अगेंस्ट खड़े होने की विलिंगनेस होनी चाहिए ताकि आप कुछ नया सोच सको, कुछ क्रिएटिव सोच सको। देन मोटिवेशन। मोटिवेशन के केस में एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मतलब आपको अंदर से मोटिवेशन है, आप ये नहीं सोच रहे कि बाहर से आपको कोई पैसे दे रहा है तो आप क्रिएटिव कुछ काम करोगे। क्रिएटिविटी के लिए अंदर से मोटिवेशन आनी बहुत जरूरी होती है। सो अ टास्क फोकस्ड मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड, अपने काम पे फोकस करके रखना।
एक रिसर्च यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस इन्होंने एक रिसर्च में देखा है कि मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी काम करने के लिए, क्रिएटिव काम करने के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। जो लोग अपने काम को पसंद नहीं करते हैं या दे डोंट रियली लव व्हाट दे आर डूइंग, वो उस काम में क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है दैट पीपल एंजॉय व्हाट दे आर डूइंग। जो आप काम करने में एंजॉय करते हो, जिसमें आप अच्छे से फोकस कर पाते हो, उसी में आप क्रिएटिविटी दिखा पाते हो। जो काम जबरदस्ती करा जाए उसमें नहीं। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आनी चाहिए। एंड मोटिवेशन इज नॉट समथिंग इनहेरेंट इन पीपल, वन डिसाइड्स टू बी मोटिवेटेड बाय वन थिंग और द अनदर। अब अपने आप को आपको डिसाइड खुद ही करना पड़ता है ना कि आप किस चीज को लेके बहुत पैशनेट हो, आप किस चीज को लेके बहुत मोटिवेटेड हो। People who need to work in a certain area that does not particularly interest them will decide that given the need to work in that area, they had better find a way to make it interesting them. अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे अगर कुछ लोग इस चीज में काम करते हैं, पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वो खुद ही कुछ ऐसा निकालते हैं, सोचते हैं कि अपने आप को किसी तरीके से मोटिवेट कर सके ताकि वो काम कर पाए, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने वही काम करना है, वो चेंज नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। देन कम्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव एनवायरमेंट होना चाहिए, रिवॉर्डिंग एनवायरमेंट होना चाहिए, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड एनवायरमेंट होना चाहिए, जहाँ पे आप क्रिएटिवली सोच सको, आपको वहाँ पे डिस्टर्बेंस कम होनी चाहिए, नेगेटिविटी कम होनी चाहिए, सपोर्ट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह का एनवायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे आप क्रिएटिव थिंकर बन सको। सो कॉन्फ्लुएंस इज कंसर्निंग द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज 6 कंपोनेंट्स। इन 6 कंपोनेंट्स का जो अभी हमने पढ़े, क्रिएटिविटी जो है इन सबका एक सम टोटल है। क्रिएटिविटी इज hypothesized to involve more than a simple sum of a person's level on each component. There may be thresholds for some component. Threshold मतलब एक जैसे लिमिट हो जाती है, जैसे नॉलेज का मैंने बोला कि एक लिमिट होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो जाएगी तो भी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी। तो कुछ थ्रेशोल्ड्स होते हैं कुछ कंपोनेंट्स के, बिलो विच क्रिएटिविटी इज नॉट पॉसिबल। तो एक लेवल होता है, उस लेवल के ऊपर या एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे ही क्रिएटिविटी हो पाती है। तो थ्रेशोल्ड मीन समथिंग लिमिटेड, कोई लिमिट होती है हर चीज की। सेकंड, पार्शियल कंपनसेशन में अकर इन विच स्ट्रेंथ ऑन वन कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अ वीकनेस ऑन द अनदर। अब ये भी हो सकता है कि कई बार आपका एक कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग है लेकिन दूसरा बहुत वीक है, तो उस केस में भी आपको बैलेंस आउट करना पड़ता है। यू आर वेरी मोटिवेटेड लेकिन आपके पास एनवायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है। थर्ड, इंट्रैक्शन में अकर बिटवीन कंपोनेंट्स सच एज इंटेलिजेंस मोटिवेशन इन विच हाई लेवल्स ऑन बोथ कंपोनेंट कुड मल्टीप्लिसिटिवली एनहांस क्रिएटिविटी। और अगर आपके दो कंपोनेंट्स आपस में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, सपोज यू आर हाईली इंटेलिजेंट एंड यू आर हाईली मोटिवेटेड, तो उस केस में आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा एनहांस हो जाती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये किस तरीके से आपस में मिलजुल के वो करते हैं, एक पर्सन को क्रिएटिव बनाते हैं, वही थ्योरी आपको बताती है कॉन्फ्लुएंस थ्योरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।